नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि एनपीएस यानी कि जो न्यू पेंशन सिस्टम है वो एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं। क्योंकि ये सबसे बेहतरीन इसलिए है क्योंकि ये आपको फोर्स करता है कि आप इसके जरिए इक्विटी और डेट दोनों टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में इक्वली इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें जैसे कि हमने वीडियो में बात भी की थी कि एनपीएस में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक ऑटो ऑप्शन होता है और एक एक्टिव ऑप्शन होता है। इन दोनों ऑप्शंस में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं लोगों के दिमाग में कि ऑटो मोड है वो सिलेक्ट करना चाहिए या एक्टिव मोड सिलेक्ट करना चाहिए, या ऑटो या एक्टिव में से दोनों में से बेस्ट कौन सा है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे इस छोटे से वीडियो में कि आपको ऑटो सिलेक्ट करना चाहिए या एक्टिव मोड सिलेक्ट करना चाहिए एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते टाइम। अब हम ये बात करें कि ऑटो चॉइस जो है वो बढ़िया है या एक्टिव चॉइस जो है वो बढ़िया है एनपीएस इन्वेस्टमेंट में। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनपीएस के थ्रू आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो एनपीएस के जरिए नॉर्मली जो है बड़ी बड़ी तीन कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट होता है। सबसे पहला था ई क्लास कैटेगरी यानी इक्विटी जिसको बोला जाता है, यानी कि डायरेक्ट शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होता है। सेकंड होता है जी क्लास यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स निकालती है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में उनमें। और थर्ड होता है सी क्लास यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो होते हैं उनमें इश्यू होता है। उसके अलावा एक कैटेगरी और है जो मिसलेनियस में आती है, लेकिन मेनली मोटी मोटी ये तीन कैटेगरीज हैं जिनमें एनपीएस के द्वारा आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अब अगर हम बात करें एक्टिव चॉइस की, यानी कि अगर आप एक्टिव चॉइस सेलेक्ट करते हैं तो एक्टिव चॉइस में आपके पास जैसे कि नाम से मतलब है कि अगर आप एक्टिव हैं यानी कि आप अपना जो पोर्टफोलियो या इन्वेस्टमेंट को जो है अपने हिसाब से सिलेक्ट करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एक्टिव चॉइस सिलेक्ट करना चाहिए। और ये तभी फायदेमंद है जब आपको इन्वेस्टमेंट का थोड़ा नॉलेज है या आप अपने हिसाब से पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास ऑप्शन मिलता है कि आप मैक्सिमम जो है 75% तक जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये धीरे धीरे एज के साथ में जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ये आपका इक्विटी का जो पोर्शन है वो कम होता जाएगा और ये जो पोर्शन जो बचा हुआ है वो निकल के डेट में जाता जाएगा। यानी पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन ऑटोमेटिक आप कर सकते हैं। इसमें आपको एक्टिव रहना पड़ेगा और ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास स्टॉक मार्केट का या इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा भी नॉलेज है। एग्जाम्पल के लिए हम माने अगर एक्टिव चॉइस में अगर मान के चलिए आपने 50% डेट में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है यानी ई क्लास में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप बाकी का बचा हुआ 50% जो है यानी 25% आप जी क्लास यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स और 25% आप सी क्लास यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो आपका इक्विटी का इन्वेस्टमेंट है वो आप 100% नहीं कर सकते हैं एक्टिव क्लास में। आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 75% तक लिमिट होता है, यानी आप अपने इन्वेस्टमेंट का 75% ही मैक्सिमम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट की या इन्वेस्टमेंट का इतना नॉलेज नहीं है और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर पाएं, तो आप रिकमेंड करेंगे कि आप एक्टिव चॉइस ना चूज करके आप ऑटो चॉइस को चूज कीजिए। ऑटो अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट का जो एलोकेशन है यानी आपका पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा वो दो कैटेगरीज यानी कि इक्विटी और डेट इन दोनों क्लास में आपकी एज के हिसाब से एलोकेट हो जाएगा। यानी आपका एज अगर छोटा है, अगर आपका कम एज है तो आपका जो इक्विटी का जो पोर्शन है वो ज्यादा होगा और डेट का पोर्शन कम होगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज जो है वो बढ़ती जाएगी आपका जो इक्विटी का पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा और वो निकल के डेट में चलता जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस ऑटो चॉइस के अंदर आपका जो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी जो स्टेबिलिटी है आपकी इन्वेस्टमेंट में वो बढ़नी चाहिए, तो वो डेट कैटेगरी में आपका पैसा इक्विटी से निकाल के डेट में बढ़ाता रहेगा। एनपीएस के प्लान के हिसाब से अगर हम अग्रेसिव प्लान करते हैं, अग्रेसिव जो चॉइस होती है अग्रेसिव प्लान के हिसाब से ऑटो में अगर प्लान देखें हम तो मैक्सिमम आपका जो 35 ईयर्स की एज है, सबसे छोटी एज अगर मान के 35 ईयर्स की एज में आप मैक्सिमम जो लोकेशन है इक्विटी क्लास में वो 75% कर सकते हैं। और ये जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी हर 1 साल की उम्र के बाद में आपका जो इक्विटी का लोकेशन है वो 4% कम होता जाएगा। यानी कि जैसे ही आपकी एज 35 से 36 हो जाएगी यानी 1 साल आपकी एज बढ़ेगी आपका जो इक्विटी का पोर्शन 75% से घटकर 71% हो जाएगा। और उसी तरह जैसे ही आपका एज 36 से 37 ईयर्स होगा आपका जो इक्विटी का पोर्शन है वो 71 से 67% पर आ जाएगा। और इसी तरह जो बचा हुआ जो 25% जो डेट में लगा हुआ था वो जैसे ही आपकी एज बढ़ेगी आपका ये जो डेट का पोर्शन है ये बढ़ता रहेगा और ये इक्विटी में से पोर्शन निकाल के डेट में इंक्रीज होता रहेगा और इक्विटी का जो पोर्शन है वो कम होता जाएगा। यानी ये आपके पोर्टफोलियो को एक रिस्क फ्री और स्टेबिलिटी देने के लिए किया जाता है। अब जैसे कि हमने बात की कि एक्टिव चॉइस के अंदर आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप 75% का मैक्सिमम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो नए
इन्वेस्टर्स हैं उनको रिकमेंड किया जाएगा कि मैक्सिमम जो आपका पोर्शन है मैक्सिमम आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होना चाहिए। यानी कि आपको एक्टिव चॉइस सेलेक्ट करना चाहिए और 75% इक्विटी में सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, यानी कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो आपके लिए जो कैपिंग है वो 75% नहीं है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के पास सिर्फ ऑप्शन एक ही बचता है कि अगर आप एक्टिव मोड सेलेक्ट करते हो तब भी आपके पास जो आपका मैक्सिमम जो एलोकेशन है वो आप 50% ही कर सकते हो एक्टिव चॉइस के अंदर। ये आपको ध्यान रखने की ये बात है। उसके बाद एनपीएस में एक सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की है कि जैसे ही आपकी उम्र जो है वो 60 ईयर्स हो जाती है, तो उसके बाद आपका जो टोटल आपने इन्वेस्टमेंट जो इकट्ठा किया है, इन्वेस्टमेंट जो टोटल वैल्यू है उसका आप 40% जो है वही विड्रॉ कर पाएंगे। बाकी 60% जो है आपका एन्युटी प्लान में चला जाएगा, यानी कि आपकी पर मंथ सैलरी बन जाएगी, पर मंथ आपका एक पेंशन बन जाएगा। ये बात भी आपको पता होनी जरूरी है। यानी कि आप पूरा का पूरा जो 100% पैसा है वो आप नहीं विड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर मैच्योरिटी के ऊपर।